अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान की साइड से एक ब्रांड न्यू जो नोटम है, नोटिस टू एयरमैन यानी कि एयर स्पेस क्लोजर का नोटिस वो इशू कर दिया गया है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं और इसमें इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये पिछले कुछ महीनों के अंदर इशू किए जाने वाले सारे नोटैम्स में से पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का नोटैम है। इसकी जो टोटल रेंज है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर्स को यानी कि 1000 किलोमीटर्स को एक्सीड करती है। पंजाब में मुल्तान के ऊपर से कहीं ना कहीं ये जो एयर स्पेस क्लोजर है वो स्टार्ट होता है और ये एक्सटेंड होता है पूरा अरेबियन सी तक, जहां तक पाकिस्तान की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो एक्सटेंड होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो नेवल एरिया वार्निंग है उसको भी इशू किया गया है। तो 1000 किलोमीटर की यहाँ पर जैसे पहले बताया कि रेंज है और लाइकली यहाँ पर ये एक मिसाइल टेस्ट होने वाला है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट। और अब यहाँ पर दो ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं कि इतनी रेंज का जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है वो किस कैटेगरी का होगा और कौन सी फोर्स यहाँ पर उसको टेस्ट करेगी। अब यहाँ पर मैं दो फोर्सेस को क्यों मेंशन कर रहा हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री की ये दो डिफरेंट फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं। तो एक यहाँ पर हमारी एसपीडी है यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है, और एक हमारी रॉकेट फोर्स हो सकती है जो कि प्योरली एक कन्वेंशनल फोर्स है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मिसाइल की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में दो ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो कि इस रेंज सर्कल के अंदर फिट बैठते हैं। पहला जो मिसाइल है वो हमारा एक न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है यानी कि एसपीडी के अंडर आता है और इसका नाम यहाँ पर शाहीन 1 अल्फा है, जो कि एक मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि एमआरबीएम है और 1000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। ये मिसाइल जो है जो ओरिजिनल शाहीन 1 है या फिर हथ 4 के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसे शाहीन 1 अल्फा कहा जाता है। शाहीन 1 में आपको जो रेंज है वो 750 किलोमीटर की देखने को मिलती थी, लेकिन जो शाहीन 1A है यानी कि अल्फा वेरिएंट है उसमें जो रेंज है वो आपको 1000 किलोमीटर की देखने को मिलती है। दोनों ही यहाँ पर सॉलिड फ्यूल पावर्ड मिसाइल्स हैं। शाहीन 1 अल्फा के अंदर डिफरेंस क्या है कि उसकी रेंज जो है वो 250 किलोमीटर ज्यादा है और साथ ही साथ जो नेविगेशन, मैन्यूवरेबिलिटी और गाइडेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। ऑब्वियसली दोनों ही, चाहे शाहीन 1 हो, शाहीन 1 अल्फा हो, कन्वेंशनल वॉरहेड भी लेके जा सकते हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो इनकी जनरल कैरेक्टराइजेशन है वो एक न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म की है एंड इसी वजह से ये यहाँ पर एसपीडी यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के अंडर आते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर पहले इस चीज को क्लियर किया कि दो अलग अलग फोर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री के अंडर, उनकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो जो ये 1000 किलोमीटर का नोटैम है इसके अंडर अपने कोई 1000 किलोमीटर रेंज के मिसाइल को टेस्ट कर सकते हैं। एसपीडी के ऊपर हमने बात की, पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बात करें तो इस टाइम के ऊपर हमारा जो अपकमिंग फतह 5 वेपन सिस्टम है उसके बारे में इस टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि वो जो मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज प्रोवाइड करेगा। तो वो भी इस कैटेगरी में हो सकता है जिसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो अपना फतह 5 वेपन सिस्टम जो है उसको टेस्ट करे। बिकॉज रेंज ब्रैकेट यहाँ पर वही है, चाहे शाहीन 1 अल्फा की बात करें चाहे फतह 5 की बात करें, नोटैम जो है वो क्योंकि 1000 किलोमीटर का इशू किया गया है तो ऐसे जो बड़े मिसाइल्स हैं उनके टेस्ट होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे भी रॉकेट फोर्स के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो 750 किलोमीटर का एक वेपन सिस्टम है फतह 4 सबसोनिक क्रूज मिसाइल, वो ऑलरेडी हम सर्विस में इंडक्ट कर चुके हैं। उसके जो कुछ ट्रायल और टेस्ट लॉन्च हैं उनको भी कंडक्ट किया जा चुका है। तो नेक्स्ट जो वेपन सिस्टम है उसकी जो लॉजिकल रेंज है वो 1000 किलोमीटर प्लस बनती है, यानी कि फतह 5 जो अपकमिंग है जिसके बारे में पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल भी कंफर्म कर चुके हैं कि ये मिसाइल एग्जिस्ट करता है। तो ये चीजें उस तरफ ही इंडिकेट करती हैं कि जो रॉकेट फोर्स है वो अपनी रेंज को बढ़ाने में यहाँ पर फोकस कर रही है। और एसेंशियली यहाँ पर यही चीजें रॉकेट फोर्स की कोर कंपोनेंट्स में से एक है, जहां पर कैपेसिटी यानी कि जितने नंबर में आप मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके बाद रेंज और साथ ही साथ फायर पावर और कैपेसिटी जो है ऑलरेडी डेवलप हो रही है, डेवलप करने में फोकस किया जा रहा है। ये जो रेंज का पार्ट है इस टाइम के ऊपर 1000 किलोमीटर का जो बैरियर है उसको क्रॉस करना, ये इस टाइम के ऊपर कोर कंपोनेंट है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और आपके जो नेक्स्ट वेपन सिस्टम्स हैं, स्पेशली जो आपकी कन्वेंशनल रॉकेट फोर्स है जो कि वैसे ही आपकी जो नई डॉक्ट्रिन है उसका एक कोर कंपोनेंट है, तो उसके ऊपर फोकस करना यहाँ पर लॉजिकल स्टेप है। मिसाइल्स की रेंज को बढ़ाना यहाँ पर लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि आपके एनिमी के पास जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो काफी ज्यादा है और उसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के अंदर उन्होंने अपना जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया हुआ है। तो इन वॉर टाइम सिनेरियो एनिमी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि आप उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर पाएं और जो डेटरेंस स्केल है उसको बैलेंस आउट कर पाएं। तो इसके लिए आपको नए वेपन सिस्टम तो चाहिए, साथ ही साथ उन वेपन्स में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ
उनको यहाँ पर डेवलप करना बल्कि बार बार टेस्ट करके उनकी जो वैलिडेशन है उसको प्रूव करना, अपने ट्रुप्स को ट्रेन करना ताकि वो कॉम्बैट में भी अपने वेपन सिस्टम को ऑपरेट कर पाएं और जो टास्क उनको दिए जाते हैं उनको परफॉर्म कर पाएं। ये भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि चलो एक वेपन सिस्टम को डेवलप कर लिया तो अब बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ना सिर्फ आपने वेपन डेवलप करना है, जो आपकी मैन पावर है उसको वेपन सिस्टम ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपका उस वेपन सिस्टम को डेवलप करना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के बगैर मीनिंगलेस हैं। आपने वेपन डेवलप कर लिया है, उसको सही तरह से फील्ड में एम्प्लॉय नहीं कर पाते तो उस डेवलप किए हुए वेपन सिस्टम का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से ऐसी जो कन्वेंशनल रॉकेट फोर्सेज होती हैं ये लगातार बैक टू बैक जो वैलिडेशन ट्रायल्स हैं उनको कंडक्ट करती हैं, वेपन सिस्टम को वैलिडेट करती हैं, ट्रुप्स की जो ट्रेनिंग है उसको वैलिडेट किया जाता है। तो ये सारे जो डिफरेंट पीस हैं वो एक पजल में जब कंबाइन होते हैं तो वो आपका एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनता है जो कि कंप्लीटली बैटल रेडी होता है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह 9 से 10 तारीख यानी कि 1-2 दिन के बाद ये मिजल टेस्ट है और होपफुली इस मिजल टेस्ट के बाद जो ISPR की प्रेस रिलीज है वो हमें देखने को मिलेगी एंड देन हम यहाँ पर सही तरीके से बात कर पाएंगे कि ये असल में कौन सा वेपन सिस्टम है और इसमें क्या क्या यहाँ पर हमारी जो रॉकेट फोर्स है उसने अचीव किया है। तब तक के लिए उम्मीद है कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।